हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म CUET कॉन्सेप्ट में। अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम लोग MSc जूलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। आप MSc जूलॉजी की तैयारी कर रहे हो या बॉटनी की तैयारी कर रहे हो या लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके काम आएगी ही आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो लास्ट 30 डेज में अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि इससे पहले तो आप पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करते करते कितनी तैयारी हुई है, नहीं तैयारी हुई है, आगे क्या स्ट्रेटजी रखें, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे आपको पता होगा कि हमारा टारगेट बैच जो है 2024 का स्टार्ट हो चुका था और अभी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया है इससे, क्योंकि तैयारी जो चल रही है लास्ट मोमेंट पे कोई तैयारी नहीं होती है। तैयारी करनी है तो अभी ही करनी होगी और फिर एग्ज़ाम में अच्छा आप करेंगे अगर आपने तैयारी अभी अच्छी कर रखी है। तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन हटाते हुए बात करेंगे क्वेश्चन पेपर की। तो क्वेश्चन पेपर में आपको 75 क्वेश्चंस अब आने वाले हैं, यानी डोमेन से ही बस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा टाइम पे अभी क्लैरिटी, अभी तक कुछ नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है कि आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं या फिर 120 मिनट्स। इसके अलावा टोटल मार्क्स अब 300 हो गया है, निगेटिव मार्किंग इसमें है ही, यानी कि एक गलत -1 होगा और अगर सही किया आपने तो 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन पे आपको मिल जाएंगे। इसकी बात तो हम हमेशा करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, क्या नहीं आएगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि हर एक यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। तो एक बार उसको देखते हुए चलेंगे और चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो कोर्स प्राइस जो हमारा है, जो बच्चे अभी ले रहे हैं उनको पता होगा कि 3999 का था और 40% ऑफ चल रहा है। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं लाइफ साइंस, बॉटनी या जूलॉजी की, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, या फिर चलिए इसी में कंटिन्यू करेंगे। बातों को समझना ज़्यादा जरूरी है, टेक्निक की बात बाद में करेंगे। तो ये देखिए, सेल बायोलॉजी से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे साथ में सारे क्लासेस ले रहे हैं, जो मैं पढ़ाती हूँ, सीख रहे हैं, तो उनको पता होगा कि सेल बायोलॉजी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मॉलिकुलर बायोलॉजी जिससे 9 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी ख़त्म हो चुका है। बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हमने किए हैं और इससे 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इवोल्यूशन से 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ये जो है हम लोग 2 यूनिट को साथ में मिला के अगर बात करें तो इससे 9 क्वेश्चंस टोटल आ जाते हैं। और इम्यूनोलॉजी की अगर बात करें तो इससे 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। जेनेटिक्स भी हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं, इससे 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये तो रह गई क्वेश्चंस की बात कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ और यूनिट्स होते हैं, जैसे कि बायोटेक्निक्स हैं, इससे 2 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन टेक्निक्स वाला थोड़ा पार्ट भी ईजी है, समझना आसान है, तो 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से 1 क्वेश्चन आ रहा है या 2 क्वेश्चन आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट ना हो। वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स हम लोग कर चुके हैं, जिससे 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स बहुत ही एक ईजी सा टॉपिक है, जिसमें बच्चे झूठ का कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इससे 3 क्वेश्चंस आपको आएंगे। एनिमल फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इससे फिर 1 क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करेंगे, ये तो थे यूनिट्स की बात हम हमेशा करते हैं। अब क्या क्या टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। कभी किसी से क्वेश्चन आ जाता है, कभी किसी से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन है तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। तो सेल बायोलॉजी की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है, हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर रखा है इसका, इसलिए जो बच्चे अभी ले रहे हैं क्लासेस वो तो रिलेट करेंगे ही इन चीज़ों से। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो गया, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रोटीन सॉर्टिंग, सेल ऑर्गेनेल्स, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, सेल साइकिल तो बिल्कुल हलवा है,
इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माइटोसिस, मियोसिस, ये सारी चीज़ें इतनी कनेक्टेड है ना, और जो बच्चों को सेल सिग्नलिंग हार्ड लगता था ना, मेरे से पढ़ने के बाद आप बोलोगे कि ये भी बहुत ईजी लग रहा है, क्योंकि सच में ये बहुत ईजी है। उसके बाद कैंसर आपका आ जाता है। ये सब जो टॉपिक्स हैं इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी जैसे लास्ट ईयर देखा गया था कि इससे ऊपर वाले पार्ट से 3 पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आए थे और नीचे से आ गए थे। ये सारे जो पार्ट हैं इससे क्वेश्चन आ गए थे। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है कि 2 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें पैटर्न दोनों के अलग अलग रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड्स। ये सब आप केमिस्ट्री में 12th में भी पढ़े होंगे। तो आप सोचोगे कि इसमें क्या ही पढ़ना होता है, इससे आपको क्वेश्चन चुन चुन के निकाले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन होता है, क्वेश्चंस इजी होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एसिड, पीएच, बफर एंड सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए। तो इन सब से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे बन जाते हैं। यानी कि आपका जो टॉपिक ये सारे हैं इसमें आप इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म एंड विटामिन इसमें आ जाते हैं। और ये सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के तरफ जो कि है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे कि रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, ये क्यों होता है। लेकिन जब आप लेक्चर अच्छे से देखोगे ना तो समझ में आएगा कि इतना कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी ये टॉपिक्स होते हैं। और सेंट्रल डॉगमा से आप स्टार्ट करोगे और फिर धीरे धीरे डिटेल में जब आगे बढ़ोगे ना डेप्थ में, तो चीज़ें आसान ही होती जाती है, टफ नहीं होती है। बस एक कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत होती है। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। रेप्लिकेशन, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, लैक ऑपरेंट, टीआरपी ऑपरेंट और रेगुलेटरी आरएनएस। अगर अभी आप बुक से पढ़ने जाओगे, टाइम बहुत कम है, इतने कम टाइम में तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपको स्टैंडर्ड बुक से ही सारे फैक्ट्स उठाने हैं। ये नहीं कि आप कोई भी एनसीईआरटी के अभी आप जाओगे सिंपल एनसीईआरटी कुछ भी उठा के पढ़ लोगे तो उतने से एग्ज़ाम तो नहीं निकलेगा। इसके लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी आपको सही रखनी होगी। तो चलिए स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे। पहले यूनिट्स ख़त्म करते हैं अपने, फिर बात करेंगे इकोलॉजी की। इकोलॉजी में पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ना हो जाता है। इसके अलावा और भी सारे टॉपिक्स हैं। ये यूनिट बच्चों को बहुत इजी लगता है भी इजी। इसमें आपको समझने वाली चीज़ें हैं, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब ये टॉपिक्स आप नहीं छोड़ सकते। इन टॉपिक्स को छोड़ोगे तो क्वेश्चन भी छूटेंगे। इसलिए आज मैं इन टॉपिक्स को लेकर के आई हूँ ताकि आप समझो कि हाँ क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और कुछ टेरेस्ट्रियल बायोम्स और आइलैंड बायोग्राफी भी, हम लोग को बायोजियोग्राफी भी पढ़नी है। स्पेसीज, इंटरेक्शन एंड कंपटीशन, लाइक ये बेसिक कुछ रूल्स हैं, उनको ही बस देखते हुए चलना है, उनके एग्जाम्पल्स को देखना है। बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना होता है, बस आपको टर्म्स याद रखने होते हैं, एग्जाम्पल्स याद रखने होते हैं। यानी कि अगर आप स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं किसी भी यूनिट को पढ़ने की तो आप फोकस कंप्लीट उसके लाइन बाई लाइन पे मत कीजिए। टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसके डिफिनीशंस हैं, उसके अलावा उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं उसको देखिए। इवोल्यूशन में आपको अर्ली इवोल्यूशन किस तरीके से मतलब हुई, ओरिजिन कैसे हुई अर्थ की, ये सब चीज़ें आपको थोड़े कुछ थ्योरीज हैं उनको देखना है। इसके अलावा कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी-विनवर्क से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पेशिएशन में आपको टाइप्स जो हैं इसको पढ़ना होगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है, फिर को इवोल्यूशन, ब्रेन बिहेवियर इवोल्यूशन, ये सब कुछ पढ़ना है। इसमें हॉर्स इवोल्यूशन की भी कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चंस में आ जाती हैं। तो यानी कि कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि इन सारे टॉपिक्स को कवर कर ही लेना है, छोड़ना नहीं है इन टॉपिक्स को।
नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी? तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी देखनी होगी, नोमेनक्लेचर देखना होगा कि किस तरीके से कब कब कौन सा सिस्टम आया, जिसमें हम लोग कार्लस लिनियस को पढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, सिस्टमैटिक्स हैं, इन सबको थोड़ा देखना पड़ता है कि टर्म कहाँ से आया, किसने क्या दिया था। इसके अलावा आपको कंप्लीट प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो देखना ही है। डोमेन्स में कैसे बांटा गया ऑर्गेनिज्म को, ये भी आपको देखना है। इसके अलावा एनिमल क्लासिफिकेशन हो गया, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स में आपको देखना है कि किस तरीके से प्लांट्स में इवोल्यूशन हुआ है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो भी है सब कुछ देखना है। फिर कुछ कंजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ भी टॉपिक्स आ जाते हैं, एंड इकोनॉमिक जूलॉजी आ जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को इम्यूनोलॉजी मिलता है। इम्यूनोलॉजी बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन 3 लेक्चर में ये यूनिट खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, और जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा मैं कंफर्म करती हूँ कि आपसे सॉल्व होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें जो टॉपिक्स आ जाते हैं वो है इनेट इम्यूनिटी, सेल एंड ऑर्गन्स में इम्यून सिस्टम कैसे होते हैं, एंटीजेंस क्या हैं, एंटीबॉडीज़ क्या हैं, इसका इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। MHC मॉलिक्यूल क्या है, ये कैसे वर्क करता है, यानी कि आपको इसकी वर्किंग देखनी है, यानी कि एक एक मॉलिक्यूल है क्या काम करता है, रोल आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा, पूरा मत जाओ समझने के लिए कि कौन कैसे क्या, बहुत सारी डिटेल्स नहीं चाहिए होती है, माइन्यूट डिटेल्स चाहिए, लेकिन एक वे है, बस उतना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करने जाओगे तो दिक्कत होगी। चीज़ों को समझो और क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको समझो। PYQ इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के लिए। इम्यूनिटी टू माइक्रोब्स, ऑटो इम्यूनिटी, ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी और हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर्स है, कॉन्जिनाइटल एंड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यानी कि अगर आपने उन डिफिशियंसीज के बारे में पढ़ा है तो डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन कर देगा, आपको घुमा फिरा के कुछ भी नहीं पूछ रहा है। वैक्सीनेशन, वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसमें आपका जो कोविड के टाइम पे वैक्सीन लगा है उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या बातें हमको करनी है? जेनेटिक्स जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बिल्कुल ईजी था रहा है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आई है। तो जेनेटिक्स में सबसे पहले मेंडेलियन जेनेटिक्स, मल्टीपल एलील्स से एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से क्वेश्चन हमेशा आया है और आगे भी आता रहेगा, क्योंकि यहाँ से बच्चे थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज रहते हैं, वो गलत कर देते हैं। लेकिन ये क्या है, ये टॉपिक से बहुत टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एनटीए इस टॉपिक को तो कभी नहीं छोड़ता। इसके अलावा जीन इंटरेक्शंस में किस तरीके के इंटरेक्शन, एपिस्टेसिस, डुप्लीकेशन, ये सब क्या है, ये सब से क्वेश्चन आ सकता है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस में हम माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये सबसे सिंपल आपको पेडिग्री दे दिया जाएगा और बताना होगा कि किस तरीके का इनहेरिटेंस आता है, इससे यही क्वेश्चन आ सकता है। तो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कुछ डिसऑर्डर्स कर लेने हैं। पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन आपको इस तरीके के नहीं आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे यहीं पे पेडिग्री का चार्ट घुसाया रहेगा और 5th नंबर वाला जो पॉइंट है इसी से क्वेश्चन आएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, लिंकेज है, ये सब मतलब इजी टॉपिक से कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझने वाला ये टॉपिक है। और लास्ट अभी तो मैं ये करा ही रही हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड मैपिंग ऑफ जीन्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा है पॉइंट म्यूटेशंस, ग्रॉस म्यूटेशंस एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ये छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स हैं जिससे कि एक आध क्वेश्चन अगर आ भी जाएंगे तो आपसे छूटेगा नहीं, इजी टॉपिक्स हैं ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्निक्स। बायोटेक्निक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? तो सिंपल सभी के प्रिंसिपल्स पढ़ने होंगे, किस तरीके से ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, कितने टाइप्स के ये होंगे, यानी कि जो भी टॉपिक आप उठा लो, एनिमल टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, तो इसमें छोटे छोटे टर्म्स जो हैं उसको अच्छे से समझना है, उसका रोल क्या है उसको समझना है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल इसका समझिए, क्या किस तरीके से ये वर्किंग इसकी होती है। माइक्रोस्कोपी हो गई, एग्जाम्पल्स देख लीजिए, प्रिंसिपल देख लीजिए। इम्यूनो केमिकल
टेक्निक्स हो गई, प्रोटीन सीक्वेंसिंग हो गई, प्रोटीन या डीएनए सीक्वेंसिंग, तो ये सारे चीज़ों से क्वेश्चन आ जाते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं इससे क्वेश्चन आ जाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आपको बस इनका प्रिंसिपल एक डायग्राम देख लो और एग्जाम्पल्स छोटे मोटे जो हैं देख लो, बस इतने से ही आएगा, इससे और कहीं कुछ इसमें डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो जो जूलॉजी वाले हैं, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको इन चीज़ों से तो छुटकारा नहीं मिलने वाला है, अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें आपको सारा क्लासिफिकेशन इसमें देख लेना है, प्लांट हो, एनिमल हो, हर तरीके का क्लासिफिकेशन इसमें आ जाएगा। फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोग प्रोसेसेस पे ध्यान देते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म बन तो रहे हैं, पर ये किस तरीके से एक सेल से कैसे इतना डाइवर्सिफिकेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंटल बायोलॉजी में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बायोस्टैटिस्टिक्स जो हैं, यानी कि बायोलॉजी में मैथ को घुसा दिया गया है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, जो बच्चे डर जाते हैं। तो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये आप पढ़ोगे, कोरिलेशन पढ़ोगे, रिग्रेशन पढ़ोगे, या काई रूल जो है उसको देखोगे। तो ये सारे बायोस्टैटिक्स में यही 5 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा एनिमल फिजियोलॉजी हो गया। फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे? किडनी कैसे फंक्शन करता है ये पढ़ोगे, हार्ट का फंक्शनिंग पढ़ोगे। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, यानी कि आपको सिंपल जो वर्किंग है इन सब की वर्किंग पढ़ लेनी है और वहाँ से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। लास्ट जो टॉपिक है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे एक क्वेश्चन आया है, वो भी कोविड पे आया है। तो आप इसी समझ सकते हो कि इसका रोल जो है वो कहाँ से अभी रिलेट कर सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस इसके ऊपर ध्यान देना है। और बेसिक इसमें जो टेक्निक्स आते हैं, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपको इतना डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना है। मॉलिकुलर बायोलॉजी के कुछ टेक्निक्स हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड जेनेटिक एनालिसिस देख लेना है, और इसमें से छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको बस कर लेना है। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब बात करेंगे कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे CUET के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप जूलॉजी की तैयारी कर रहे हो, या बॉटनी की तैयारी कर रहे हो, या लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। और लास्ट 30 डेज जो बचा है उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले काम रहना है आपको, और एक काम जो करनी है, सबसे पहले सिलेबस जो आपने देख रखा होगा, अब वो टाइम निकल गया, फिर से आप सिलेबस लिखो। तो सिलेबस आपने देख रखा होगा, आपने स्टैंडर्ड बुक भी बहुत सारे देखे होंगे अपने ग्रेजुएशन में, तो कोई भी इधर उधर कहीं से भी मटेरियल लेके मत पढ़ो। एक स्टैंडर्ड बुक का मटेरियल होना चाहिए। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक वाले जोन से हम अब बाहर आ चुके हैं, यानी कि अब आप लेकर के बैठोगे तो स्टैंडर्ड बुक्स बहुत सारे हैं, नहीं पढ़ पाओगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी क्या स्ट्रैटेजी रखें? तो सबसे पहली बात जो मैं बोलूँगी वो है कि आप PYQ लेके आइए और उसको सॉल्व कर लीजिए। 2 साल की PYQ मिलेगी, एनफ है। आप उसको सॉल्व करेंगे, आपको पैटर्न पता चलेगा। तो पैटर्न सबसे पहले पता होना चाहिए। जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसका पैटर्न अगर आपको पता है तो आधी चीज़ें आप ऐसे ही अचीव कर लेते हो। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि PYQ करने के बाद आगे क्या करें। कुछ मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ आपके बहुत काम आ सकता है, तो इस पे फोकस करना है। और एक एग्जामिनेशन के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है ना, वो अपने लिए बनाओ, ताकि आपको डर ना लगे। जब आप एग्जामिनेशन फेस करो तो आराम से ये जो मॉक टेस्ट आपने सीरीज़ दिया है ना, जो टेस्ट सीरीज़, ये आपको काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर देते हैं। तो आराम से PYQ सबसे पहले लो, जो भी क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड सारे कंटेंट्स को पढ़ लो। मुझे लगता है 75 क्वेश्चंस है, तो आराम से आप 50 क्वेश्चन एक दिन में कर सकते हो, और उसके छोटे छोटे कंटेंट्स बना करके उसको पढ़ सकते हो। ये आपके बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत फ़ायदा करेगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज़ हो गए। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहली बात कि अब बहुत कम टाइम है, जैसे कि मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो जो मेन हेडिंग आपको मिल गया, मेन टॉपिक का पैटर्न आपको दिख गया, उस टॉपिक को लिखो, उसके हिसाब से तैयारी करो।
40 डेज बचे हैं, बस टेस्ट सीरीज और कंटेंट को रिवाइज करो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और जो आप पहले रिवाइज कर चुके हो या पहले से पढ़ना शुरू कर चुके हो तो उनको रिपीट करो, क्योंकि आप नहीं रिपीट करोगे आप भूल जाओगे। तो ये क्या है, रिवीजन स्ट्रैटेजी आपके पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो आप नोट्स बनाते हो ये माइंड मैप्स के फॉर्म में होने चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरा लिख लिया है, सिंपल माइंड मैप्स बनाने हैं, फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं और उससे पढ़ाई आपको करनी है। तो ये मेरे तरफ से कुछ स्ट्रैटेजीज थे, और मैं पढ़ाती हूँ अपने बच्चे को तो मैं डेली क्वेश्चंस देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, अगर आपके एग्ज़ाम का ये दिमाग में रहना चाहिए कि एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है, और क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप उस इन्वायरमेंट को फील करते हो, तो आप डरोगे नहीं। सबसे पहली बात, आपको 4 ऑप्शंस याद दिए रहते हैं क्वेश्चंस में, कैसे सॉल्व करोगे अगर आपको कुछ आता ही नहीं है। आपको एलिमिनेट करने के लिए भी क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो ये सारा आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी तो बेसिक स्ट्रैटेजी थी जो आप समझते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, तो आज से शुरू करोगे तभी भी होगा, बस तैयारी करते रहो। तो चलिए, आज के लिए बस इतनी ही बातें करनी थी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।